हाँ जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने बेसिक ग्रामर की क्लास का ओवरव्यू लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ग्रामर की स्टार्टिंग बताई थी कि स्टार्टिंग में ग्रामर ज़रूरी क्यों है। तो हमने बातें करी थी कि कंपोजिशन पर्पजेस के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर ज़रूरी होती है। अब लास्ट क्लास में जब बातें कर रहे थे तो हमने क्या बातें करी कि कंपोजिशन यानी कि जो आप लिखना होता है आपको, और स्पोकन, तो दोनों की दोनों पार्ट में कि क्या हो कि कंपोजिशन पर्पस के लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। कि ग्रामर है सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करना है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब जब पता लगेगा अपने को कि सेंटेंस को कैसे लिखना है। फिर वोकेबलरी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो आप वर्ड सोचते हो, आपके दिमाग में जो भी आता है, या फिर किसी वर्ड के बारे में कुछ बोलना है, कुछ आपके दिमाग में इमेज तो फॉर्म हो रही है लेकिन आप उसको वर्ड में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या है इसका कि आपके माइंड ने आपको उसका इमेज प्रतिबिंब तो दिया, लेकिन क्या हुआ कि आगे आप उसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास अभी वोकेबलरी इतनी रिच नहीं है, एनरिच वोकेबलरी नहीं है आपकी। और ऐसा क्यों होता है? तो जैसे अभी बात करते हैं वोकेबलरी पे। स्पोकन में भी क्या होगा कि ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके बाद में क्या है कि प्रॉपर स्पीकिंग और जैसे आइल्स वगैरह की तैयारी करे बच्चे, विदेश में जिनको जाना होता है तो आइलेट बोल देते हैं आम भाषा में, लेकिन उसको प्रोनाउंस गलत होता है, वो आइल्स बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि फोनेटिक्स सिखाते हैं। फोनेटिक्स में भी आगे क्या है कि आप प्रॉपर जैसे कोई वर्ड बोलोगे कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे, प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह से यूज कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। और क्या प्रॉपर होना चाहिए? फोनेटिक्स साउंड सिस्टम होता है, जैसे कि अलग अलग साउंड्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं इंग्लिश और जो अमेरिकन बोलते हैं उनमें भी अलग अलग हो जाती है। पर जो हम इंडियन लोग इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा तो उसमें जो लोकल क्या कहते हैं लहजा आएगा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है उनकी प्रॉपर साउंड डायलैक्ट फोनेटिक्स को लेके चलती है। तो उसमें क्या होगा कि वो प्रॉपर स्ट्रेस देते हैं बोलने पे, स्ट्रेस, इंटोनेशंस। और जैसे कोमा है, फिर फुल स्टॉप है, तो कहाँ पे कोमा पे रुकना होता है, फोनेटिक्स हो गया, स्ट्रेस, इंटोनेशन हो गया। जैसे देखना इसको एक बार कि आप इसको कैसे बोलेंगे इस वर्ड को। कि जो हमारा बोलचाल का तरीका है उसमें इसको क्या बोल देंगे? एब्सोल्युटली। भाई जैसे ज़्यादा ही जो हम रीजनल लैंग्वेज में जैसे बात करते हैं और जो हिंदी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, तो हमारा भारतीयों का या फिर जो इधर अपना एरिया है, इधर लोकल एरिया में किस तरह एब्सोल्युटली बोल देंगे जैसे। लेकिन तो अंग्रेज क्या बोल देंगे इसको? एब्सोल्युटली।
समझ पा रहे हो कि वो स्ट्रेस दे रहे हैं बोलने पे, साउंड उनकी थोड़ी अलग होती है, तो वो क्या होता है कि बोलने का एक लहजा, एक, क्योंकि उनकी तो आम भाषा ही बोलने की इंग्लिश है। हम बोलेंगे एब्सोल्युटली और अंग्रेज बोलेंगे स्ट्रेस दे के वर्ड्स पे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इस तरह से क्या करेंगे वो, तो जो उनका बोलने का पीछे से उनके जो पीढ़ियाँ इंग्लिश बोलती आ रही है, तो इनका जो उनकी इंग्लिश की साउंड्स होती है उन पे वो टंग्स वो वैसे ही कैच करती है, और उनको जैसे हमको हिंदी बोलने में जोर नहीं आता, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो हिंदी बोलने में उनको बहुत ज़्यादा जोर आएगा। तो इस तरह से जो स्पोकन लैंग्वेज होगी उसमें ये कि हम हमारी लैंग्वेज में इसको जैसे अपनी टोन में जो अपनी बोली है उसमें इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन, जो अपना बोलने का लहजा है। लेकिन अंग्रेज इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ब्रिटिशर्स साइड में किस तरह से इसको बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन। तो किस तरह से इधर जो स्ट्रेस है, कहाँ पे रुकना है, थोड़ा पॉज देना है, फिर आगे बढ़ना है, तो ये सारा का सारा किस में आता है, स्पोकन इंग्लिश में आ जाता है, फोनेटिक्स वगैरह में आ जाता है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि वोकेबलरी की भी क्लासें अपन लेंगे, तो स्पोकन इंग्लिश में और कंपोजिशन में दोनों इनका कॉमन एरिया क्या है कि ग्रामर वोकेबलरी दोनों में कॉमन है। तो ग्रामर की क्लासेस हो ही रही हैं आपकी स्मूथली, ग्रामर एंड वोकैब। ग्रामर की क्लास आज दूसरी शुरुआत है, तो दूसरी क्लास आज रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ आपको, और क्लासेस में 3rd से लेके 10th क्लास तक आपकी लगभग बहुत सी क्लासें हो चुकी है। तो जो आपको पढ़ाया गया था स्कूल में उसका फिर से रिवीजन करने के लिए कि आप उनको भूलो ना, जो भी पढ़ाया गया था आपको अब उस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है। फिर आगे ग्रामर की तो क्लास आज दूसरी शुरू होगी रिकॉर्डिंग में, फिर आगे वोकैब की क्लास जल्दी शुरू करेंगे कि वोकैबलरी। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे, उसमें बहुत ही इजी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, ए, एन, बुक, पेन, पेंसिल, इस तरह के। फिर थोड़े इजी लेवल वाले जैसे कि क्या हो जाए, फ्रूट्स के नाम, फ्रूट्स नेम, और वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, और बॉडी पार्ट्स नेम। एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम्स। अब आगे कि बच्चा क्या करे, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, शरीर के अंगों के नाम और जानवरों के नाम, ये याद कर ले, ये याद हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, मॉडरेट लेवल में आ जाएंगे, जैसे कि कुछ सेंटेंस जैसे बोलना पड़े किसी बच्चे को, कुछ वर्ब का ज्ञान नॉलेज हो उसको, वर्ब की कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए मेन पार्ट क्या होगा, हमेशा काम का होना, तो वर्ब का उसका वर्ब को उसकी नॉलेज, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए उसको। तो ऐसे भी थोड़े मॉडरेट, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स आगे बनने लग जाएंगे कि वर्ब में जैसे प्ले कि खेलने का उसको धीरे धीरे पता लगेगा, प्लेइंग,
जितने भी प्ले से वर्ब्स बन सकती है, प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, इस तरह के जो वो एक्टिविटीज से सीखने लग जाएगा। जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, जो प्राइमरी क्लासेस बिल्कुल ही छोटी छोटी क्लासेस है, एक्टिविटीज जो करेंगे वो उनसे वो सीखने लग जाते हैं। थोड़े ये फिर मॉडरेट लेवल में आने लग जाएंगे। और डिफ़िकल्ट वर्ड और वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड, इसमें एक ये कैटेगरी आ जाती है कि डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट में वो वाले आने लग जाएंगे। जैसे कि नर्सरी से ही, नर्सरी क्लास से ही क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्कूल का, वो क्या करेंगे, जैसे पोएम्स उनको याद करवाते हैं। सेंटेंस के बारे में बता दिया था कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो अपना एक सार्थक अर्थ देता है, उसको क्या करे, क्या कहते हैं, उसको सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर, ये क्या है, अपना एक सार्थक अर्थ दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। और यदि ये ऐसे लिखा होता कि जैक सैट कॉर्नर इन ए हॉर्नर लिटिल, क्या इसका कोई भी मीनिंग निकल रहा है? इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। तो ये बातें हो गई थी, सेंटेंसेस के टाइप बता दिए थे, ये भी बात हो गई थी कि सेंटेंस कितने होते हैं। कि पहला बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, ये एक फैक्ट बता रहा है कि हमटी डमटी एक दीवार पर बैठे थे। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, वो वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछे, वेयर डू यू लिव। और दोज विच एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड ट्रीटीज, जैसे चुप हो जाओ कि बी क्वाइट, और हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया कीजिए। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज व्हाट अ शेम, जो कोई स्ट्रॉन्ग भावना को दर्शाए, जैसे कि सर्दी लगे तो क्या, कि सर्दी लगते लगते यूं ठिठुर के कोई बोल रहा है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज, और व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कुछ ऐसा हो जाए। तो इनमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये डेफिनेशंस बता दी गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बहुत अच्छे से करा दिया था। जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो डिस्कस हुआ था, कि उसमें बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर प्रेडिकेट, जैसे हेयर कम्स द बस। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बस, कि यहां बस आ गई। पहले जैसे एग्जाम्पल लिया था कि राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, कि राम इसका सब्जेक्ट है, मुख्य भाग है सेंटेंस का, और वो स्टार्टिंग में आ गया। स्टार्टिंग में आ गया, लगभग ऐसे सेंटेंसेस में क्या, लगभग बहुत मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, ज़्यादातर सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। लेकिन बहुत से सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, लेकिन कुछ ओकेजनली का मतलब कि तो, यानी कि एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कभी कभार, ओकेजनली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के लास्ट में आएगा सेंटेंस। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इसमें एडवर्सिटी सब्जेक्ट है, लास्ट में आ रहा है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, इसमें यू अंडरस्टूड होता है। ये सारी की सारी बातें हो गई थी। फिर द फ्रेज एंड द क्लोज,
अब फ्रेज के बारे में बताया था कि वो वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना आधा अधूरा सेंस दे और उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो तो वो फ्रेज हो जाते हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो वो क्लोज हो जाते हैं। ये पिछली क्लास में बात हो गई थी अपनी बहुत डिटेल में। अब सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें इन द ईस्ट क्या हो गया, एक फ्रेज है कि उसका एक इन द ईस्ट क्या हुआ, इसमें फ्रेज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, कि सैट ऑन अ वॉल, सैट ऑन अ वॉल दीवार पे बैठे, दीवार पे बैठा, दीवार पर बैठी, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा, पर दीवार पे बैठना अपने आप में एक आधा अधूरा सेंस दे रहा है, तो ये भी एक फ्रेज हो गया। देर केम ए जायंट टू माई डोर, टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, आधा अधूरा सेंस है ये भी, पर मेरे दरवाजे पर क्या क्या आया, मेरे दरवाजे पे कौन है, मेरे दरवाजे पे बात क्या हो रही है, क्लियर थोड़ी है कुछ। ये क्या हो गया, ये भी क्या है, एक फ्रेज है। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी को देखो कि जो सनसेट था वो ग्रेट ब्यूटी का था, ऑफ ग्रेट ब्यूटी को समझो कि वह जो सुंदर है, पर क्या, अभी भी नहीं कि सुंदर है, पूरा सेंस तो नहीं मिला मेरे को, अभी भी पूरा सेंस तो मिलना चाहिए ना, तब जाके क्या बनता है, वो सेंटेंस बनता है। और ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये भी हो गया एक फ्रेज। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का, पहाड़ों की, ऑफ द माउंटेन्स, कुछ भी एम्बिग्यूटी है ना, कंफ्यूजन है भाई इसमें, पता क्या लग रहा है, ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का, पहाड़ों की, लेकिन क्या चीज पहाड़ों का, क्या चीज पहाड़ों की, पूरा सेंटेंस जब एक साथ पढ़ोगे, टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी, तब जाके सेंस मिल रहा है। ऑफ द माउंटेन्स, इतने से ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको क्या पता लग गया, कुछ भी नहीं। ऑफ द माउंटेन्स एक सेंस तो दे रहा है, हिंदी में आप इसको समझना चाहो पहाड़ों का या फिर पहाड़ों की, लेकिन पूरा सेंस नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, फिर से एक फ्रेज हो गया। शो मी हाउ टू डू इट, फिर ये एक फ्रेज है, पूरा सेंस नहीं मिल रहा है इसमें। ये एग्जाम्पल करवाई दिया था बहुत अच्छे से पिछली क्लास में। आगे कि क्लोज का बताया था, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, हु पे देयर डेट्स, कि वो लोग जो अपना उधार चुकता कर देते हैं, जो अपनी उधार चुकता कर देते हैं, उनका विश्वास किया जाता है। तो हु पे देयर डेट्स, जो अपनी उधार चुकता, हु पे देयर डेट्स, जो अपनी उधार उतार देते हैं, हु पे देयर डेट्स, वो जो अपनी उधार चुकता कर देते हैं, वो जो अपनी उधार उतार देते हैं। अब हु किसको बता रहा है, कि वो लोग जो उधार चुकता कर देते हैं। हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है इधर, पीपल की तरफ। तो हु क्या हो गया इसमें, इतने पार्ट का मुख्य हिस्सा, यानी कि सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ फिर बच गया प्रेडिकेट। पर हु पे देयर डेट्स, अभी भी सेंस तो नहीं निकला पूरा, सेंटेंस के साथ में पूरा जुड़ा है, तब जाके मेरे को समझ में आया है। हु पे देयर डेट्स, वो, अब पीपल के साथ में हु मिला है, तब जाके पता लगा ना कि वो लोग। पहले आप देखो वो क्या, सिर्फ इतना हु पे देयर डेट्स,
वो जो अपनी उधार उतार देते हैं, लेकिन वो कौन इधर, अभी भी पूरा सेंस नहीं मिला मेरे को। तो हु पे देयर डेट्स, सेंस है पर कंप्लीट सेंस नहीं है, आधा अधूरा सेंस है। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है इसमें। हु क्या है, प्रेडिकेट, हु क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। पे देयर डेट्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज। क्लोज की डेफिनेशन क्या थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense and have subject and predicate are known as clause। और फ्रेज क्या था, फ्रेज में क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us sense but not complete sense and they do not have any subject and predicate। We can't start while it is raining, while it is raining इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पर अभी भी पूरा सेंस नहीं मिल रहा मेरे को, तो ये क्लोज हो गया कि आधा अधूरा सेंस है लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, इसलिए क्लोज है ये। आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। तो ये क्या हो गया, ये भी एक क्लोज हो गया।